क्रोटोन एक ऐसा प्लांट जिसकी खूबसूरती किसी फ्लावर की मोहताज नहीं है, किसी मौसम की मोहताज नहीं है। इसमें इतनी ब्यूटीफुल लीव्स आती है कि सिर्फ लीव्स से ही आप अपने गार्डन को रंग बिरंगा बना सकते हो, अपने गार्डन को सजा सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रोटोन में आती है वो लोगों को ये है कि वो क्रोटोन को मेंटेन नहीं कर पाते। या तो वो खराब कर देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, कलर फेड हो जाता है, लीव्स येलो हो जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जिनके घर में क्रोटोन होगा उनको पता होगा। तो आज इन्हीं सब चीजों पर बात करने वाले हैं और एक एक करके डिटेल में मैं सारी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने क्रोटोन को हमेशा हेल्दी रख पाओगे और नर्सरी से लेके आने से लेके आपके गार्डन में सालों साल बनाए रखने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपने कुछ भी मिस किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिसमें से आप स्टेप बाय स्टेप अपने चीज़ों को अपना के क्रोटोन को हमेशा हेल्दी रख पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोटोन प्लांट के इंट्रोडक्शन की। देखो, क्रोटोन प्लांट एक इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, इस पे हमेशा से डिबेट होती आ रही है। कोई इसको इंडोर बोलता है, कोई इसको आउटडोर बोलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक तरह का आउटडोर प्लांट है, कोई इंडोर प्लांट नहीं है। देखो, इंडोर प्लांट से आप समझते क्या हो? इंडोर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन्हें आप अपने घर के अंदर रख सको, कम धूप में रख सको, यानी धूप की उनको ज़रूरत भी ना पड़े और थोड़ी लाइट में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। यानी कि लाइट तो हो, ब्राइटन हो, लेकिन डायरेक्ट धूप ना भी पड़ती हो तो अच्छे से इंडोर प्लांट सर्वाइव कर लेते हैं। वहीं आउटडोर की बात करें तो आउटडोर प्लांट को अच्छी खासी लाइटिंग चाहिए, कुछ घंटों से लेके और एक लंबे समय की सनलाइट आउटडोर प्लांट्स को चाहिए। अब बात करें क्रोटोन की, तो ये ना तो पूरी तरह से इंडोर है और ना ही पूरी तरह से आउटडोर। तो आपको इसको फिर रखना कहाँ पे है? तो आपको क्रोटोन को रखना है ऐसी जगह पर जहाँ पे सुबह की धूप आती हो। 2 घंटे की धूप, 3 घंटे की धूप इसके लिए इनफ होती है। ब्राइट सनलाइट में आपको रखना है, ऐसी जगह पे रखना है थोड़ा जहाँ पे खुली रोशनी इसको मिल पाए। डायरेक्ट धूप मिल जाए कुछ घंटे के लिए तो अच्छा है, नहीं भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राइट लाइट मिल पाए। अंदर आपको नहीं रखना है, जैसे आप पीस लिली रख लेते हो, एग्लोनिमा रख लेते हो, अरिका पाम रख लेते हो, ये नहीं रखना। अब बात कर लेते हैं क्रोटोन के टाइप्स की कि क्रोटोन में किस किस तरह के क्रोटोन आते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है क्रोटोन का, एक तो ये गोल्डन डस्ट क्रोटोन होता है। व्हाइट और ग्रीन का मिक्सचर होता है इसकी पत्तियों में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दूसरा पेट्रा क्रोटोन होता है या फिर बेंगलोरी क्रोटोन भी बोलते हैं। इसकी बड़ी बड़ी लीव्स होती है और कलर्स के इतने ब्यूटीफुल पैटर्न आपको इसमें मिलते हैं कि आप इसकी लीव्स देखते ही रह जाते हो। अगर बात करें तीसरी वैरायटी की, तो बारीक पत्तों की वैरायटी आती है, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, येलो डस्ट क्रोटोन का ही एक पार्ट होता है ये। तो एक वैरायटी ये आ जाती है। चौथी ब्लैक क्रोटोन की वैरायटी होती है, यानी ब्लैक कलर के पत्तों में आपको थोड़ा ऐसे प्रिंट दिखेंगे, थोड़े डॉट्स दिखेंगे अलग अलग कलर्स के, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। एक स्पाइरल वैरायटी होती है क्रोटोन की, जिसमें जो पत्तियां है वो ऐसे राउंड होती है, तो वो भी एक वैरायटी होती है। यानी कि ये तो मैंने मोस्ट कॉमन वैरायटी बताई है, इससे अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है जो आप नर्सरी से जाके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो नर्सरी से होम के बीच की जो ट्रांजिशन होती है। देखो, नर्सरी से आपको क्रोटोन लेके कैसे आना है, तो ध्यान रखिए कि आपको क्रोटोन वो लेके आना है जो नीचे से अच्छे से मजबूत हो। यानी कि देखो, नर्सरी में जब आप क्रोटोन लेने जा रहे होंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्रोटोन एक नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है या फिर लाल मिट्टी में लगा हुआ है। अगर सिंपल मिट्टी में है तो आप ले आइए बेफिक्र होके, आप अच्छे से प्लांट लेके आइए जिसकी लीव्स अच्छे से आ रही हो, इसका स्टेम अच्छा हो, वो आप लेके आ सकते हो। वहीं कुछ क्रोटोन की वैरायटीज़ ऐसी होती है, जैसे पेट्रा और बेंगलोरी क्रोटोन मैंने बोला है, वो ज़्यादातर लाल मिट्टी में लगे आते हैं। तो लाल मिट्टी के साथ आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि लाल मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, आपके आने वाले एक्सपीरियंसेस को ख़राब कर सकती है लाल मिट्टी। तो क्या करना है और लाल मिट्टी से नुकसान क्या है? देखो, अगर लाल मिट्टी वाला आप क्रोटोन लेके घर आ जाते हो और एज इट इज़ अपने गार्डन में रख लेते हो तो लाल मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है।
अब गर्मियों का मौसम आने वाला है और जैसे-जैसे गर्मी पड़ेगी तो बहुत जल्दी लाल मिट्टी सूखती है और सूखने के बाद वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि आपकी रूट को इस तरह बाउंड कर लेती है कि मानो आपके प्लांट को साँस ही ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है और इतनी जल्दी ये एक्शन करती है प्लांट पे कि प्लांट आपका ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगाता, पत्तियाँ गिरा देता है या बिल्कुल बेकार सा हो जाता है, जल्दी-जल्दी आपको वाटरिंग करनी होती है, तो ये एक इसका नुकसान होता है। तो अब आपको घर लागने के बाद करना क्या है? देखो, लाल मिट्टी वाला अगर आप प्लांट लेके आ रहे हो तो आराम से उसको अपने घर में रख दो, या कोई भी क्रोटन आप ला रहे हो, पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो नर्सरी से जैसे आप प्लांट लेके आए तो मिनिमम आपको 1 दिन उसको प्लांट को ऐसे ही छाँव में अपने घर पे रख देना है, 1 दिन के लिए। अगर डिलीवरी से बाहर से ऑनलाइन आ रहा है तो आप 2 या 3 दिन तक रख सकते हो, नहीं तो क्रोटन आपको आसानी से आपकी लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 दिन का रेस्ट दें, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करें। अब नॉर्मल मिट्टी की तो आपको रिपोर्टिंग ऐसे ही कर देनी है, पन्नी फाड़ के अपना जिस पॉटिंग मिक्स में आपको लगाना है उसमें लगा देना है। लेकिन लाल मिट्टी के साथ आपको क्या करना है, आप कोई बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में पानी रख लीजिए और उसे प्लांट को उस गमले से या फिर जो भी पॉली बैग है उसमें से निकाल के उस लाल मिट्टी को उस पानी में रख लीजिए कुछ समय के लिए। उससे क्या होगा, लाल मिट्टी धीरे-धीरे घुलने लगेगी और पानी की वजह से जो है वो उसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी। आप हल्के-हल्के हाथों से उसको उतार भी सकते हो, यानी जितनी ज़्यादा मिट्टी आप अपनी तरफ से हटा सकते हो पानी की हेल्प से। आपको डायरेक्ट हाथ से नहीं हटाना, नहीं तो प्लांट आपका शॉक में चला जाएगा और आप नुकसान कर दोगे। इसलिए मैंने अब पानी बताया, पानी आसानी से उस मिट्टी को हटा देगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लाल मिट्टी उससे हट जाएगी। उसके बाद आपको अपने पॉटिंग मिक्स के लिए अपने प्लांट्स को ले जाना है। आगे मैं बताऊँगा कैसे-कैसे कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करना है, तो लाल मिट्टी के साथ आपको ये करना है। उसके बाद जब लाल मिट्टी हट जाएगी, तो नॉर्मल मिट्टी में आप लगा लोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। कहाँ प्लेस करना है, कितनी सनलाइट देनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के लिए कि कितने लंबे समय तक प्लांट आपके गार्डन में हेल्दी रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, लोकेशन क्या होगी। तो आपको ऐसी जगह पे उसको रखना है जहाँ पे मॉर्निंग की 3-4 घंटे की लाइट उसको मिल जाए। कौन सी लोकेशन हो सकती है, जैसे आपकी बालकनी हो गई, बालकनी में सुबह-सुबह धूप आ जाती है तो उसके लिए इनफ होगा, या फिर आप विंडो के पास रख सकते हो, जो खिड़की है, ग्लास वाली खिड़की है, उसके पास रख सकते हो। अवॉइड आपको करना है रूम में रखना। रूम में आपको क्रोटन को कभी नहीं रखना। अंदर, घर के अंदर जहाँ पे कम लाइट आती हो वहाँ पे तो रखना नहीं है। लाइट अच्छी होनी चाहिए आपके क्रोटन प्लांट के सर्वाइवल के लिए। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैंने बताया है कि क्रोटन एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन ये ऐसे पूरा टिपिकल आउटडोर भी नहीं है। बाहर की रोशनी चाहिए, लेकिन 3-4 घंटे की। अगर दोपहर की पूरी अगर इसके ऊपर को धूप उतरेगी तो इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट पे। सुबह की धूप देनी है, पूरी दोपहर की या पूरे दिन की धूप की इसको ज़रूरत नहीं है। ये इतना भी जो एक टिपिकल आउटडोर प्लांट नहीं है। और हाँ, मैंने कम लाइट में इसको रखने के लिए क्यों बोला है, आप शुरू में नर्सरी में लाके इसको कम लाइट में रख तो दोगे, अच्छा चलेगा भी, लेकिन कुछ समय बाद इसके कलर फेड होने लगेंगे, क्योंकि इसको अच्छा कलर बनाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, जो मैंने मॉर्निंग की रोशनी बोली है। तो कम लाइट में इसको मत रखना, नहीं तो आप इसके कलर्स खो दोगे। और हाँ, समर्स और विंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि समर्स में तो आपको मॉर्निंग की धूप देनी है, पूरे दिन की धूप की ज़रूरत नहीं है। विंटर्स में आपको पूरा दिन की आप धूप दे सकते हो, वो इसके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और विंटर्स में रखने की बात करें तो आप थोड़ा सा उसको अंदर रख लें, क्योंकि जितनी ठंडी हवाएं चलती है, ऊपर से पाला पड़ता है, तो वो इसकी लीव्स को गिरा देते हैं। और इसकी लीव्स को गिरने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि सर्दियों में आप इसको खुला छोड़ देते हो। गर्मी में आप इसको बाहर रखिए, जो मॉर्निंग की लाइट मिल जाए, लेकिन सर्दियों में आपको थोड़ा अंदर सरका लेना है इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए सर्दियों में, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पाले से और ठंडी हवाओं से इसको बचा लोगे तो इसकी लीव्स आप बचा पाओगे आगे के लिए। तो सर्दियों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वाटरिंग, जो बहुत क्रूशियल होती है आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए, आपके प्लांट की मेंटेनेंस के लिए। अब देखो, क्रोटन को कुछ ज़्यादा खास पानी भी पसंद नहीं है, यानी कि इतना ही पानी इसको चाहिए कि आप इधर से पानी दे दें, जितने रूट को एब्जॉर्ब करनी है वो रूट एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी नीचे से निकल जाए। बस एक सिंपल सा एक साइकिल चाहिए। एक क्रोटन को ही नहीं, बाकी जितने भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं, उनको यही साइकिल चाहिए वाटर का। तो कैसे कैसे आपको किस तरह पानी देना है, तो गर्मियों में आप 1 या 2 दिन में 1 बार पानी दे सकते हो, और सर्दियों में आप 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ते में पानी दे सकते हो। तो ये आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है अलग अलग प्लांट्स के लिए। तो उसके लिए एक गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है फिंगर टेस्ट।
आपको क्या करना होता है कि ऊपर से मिट्टी 1-2 इंच आप उंगली डाल के देखिए उसकी मिट्टी में गमले की कि किस तरह का जो है मॉइस्चर बना हुआ है या फिर ड्राई है। अगर पहले से आपको नमी दिखती है तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ड्राई है तो यानी कि चाहे आपको 1 दिन के अंदर ड्राई दिख जाए तो आपको पानी डाल ही देना है। ये आपको ध्यान रखना है, फिंगर से टेस्ट करना है। ड्राई दिखे तो पानी देना, अगर ड्राई नहीं दिख रहा, मॉइस्चर पहले से दिख रहा है तो आपको पानी नहीं देना। बस ये एक सिंपल सा रूल है और ये क्रोटॉन ही नहीं, आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें सभी में ये गोल्डन रूल अप्लाई होता है। तो पानी के लिए इस गोल्डन रूल को आप ध्यान रख लेंगे तो आप अपने प्लांट्स को ओवर वाटरिंग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट जैसे कि पत्तियों का गिरना, पत्तियों का येलो होना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपने प्लांट्स को बचा पाओगे। पत्ती ज़्यादातर इसी वजह से गिरती है क्रोटॉन की कि ओवर वाटरिंग हो जाती है। ओवर वाटरिंग को अवॉइड करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो क्रोटॉन पानी देने से नहीं मरता, गलत पानी देने से मरता है और ज़्यादा पानी देना ही क्रोटॉन की मौत का कारण होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, वो है पॉटिंग मिक्स या फिर सोयल। किस तरह की मिट्टी में आपको किस तरह के पॉटिंग मिक्स से अपने क्रोटॉन प्लांट को लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा पॉटिंग मिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं होने वाले। बस इन चीज़ों को मिलाकर अपने प्लांट को उसमें लगा देना और आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेनी है 50% सोयल। सोयल कौन सी लेनी है आपको, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई भी आपको ये आसानी से नहीं बताता। आपको बता देता है कि आपको सोयल लेनी है, पर सोयल लेनी कैसे है, किस तरह की सोयल लेनी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, आपको कोशिश करनी है, अगर आपके आसपास कोई खेत है, कोई फार्म है, उसकी सोयल लेके आए। वो सबसे बेहतर होती है, उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है, पावर अच्छी होती है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है उस सोयल की, फर्टाइल सोयल होती है खेत की। तो सबसे पहला आपको वही प्रेफर करना है। दूसरे नंबर पे आपको, अगर खेत नहीं है आपके पास तो आप आसपास से कोई प्लॉट हो जिसमें आपको लगता है किसी ने सब्जी उगा रखी हो या इस तरह की कोई चीज़ लगा रखी हो, तो उसके आसपास की सोयल आप ला सकते हो। तीसरा, अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सोयल मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है तो आप ऑनलाइन पॉटिंग मिक्स मंगा सकते हो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब कौन सी सोयल आपको नहीं लानी, कभी भी आपको खुदाई वाली सोयल नहीं लानी, जो खोद के निकाली गई हो, बहुत अंदर डीप कहीं कहीं फीट नीचे से निकाली गई हो क्रेन से, या वो चट्टे लगे रहते हैं, वो उस तरह की सोयल को आपको कभी यूज़ नहीं करना। वो बेकार सोयल होती है, किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और इन द एंड आपके प्लांट के लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। तो उस सोयल को आपको यूज़ नहीं करना। दूसरा, आपको लेना है रेत। रेत जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है, जिसे को रिवर सैंड बोलते हैं, आपको वो सैंड यूज़ करना है। इसके आप, अगर आपके पास सैंड आसानी से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका अल्टरनेट हो सकता है कोकोपीट। कोकोपीट आपके आसपास की नर्सरी से मिल जाएगा या फिर आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा हो गया आपका कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अपने जो भी होम गार्डनिंग करने वाले मेरे दोस्त हैं, तो कंपोस्ट आपको हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज़ करना है। ऑर्गेनिक में कंपोस्ट में आपको यूज़ करना है वर्मी कंपोस्ट, यानी केंचुए की खाद, या फिर आप गोबर की खाद यूज़ कर सकते हो जो पुरानी होनी चाहिए। गाय के गोबर की खाद आपको यूज़ करनी है, बशर्ते वो पुरानी होनी चाहिए। अगर नया खाद होगा वो, तो वो आपके प्लांट्स को जला सकता है, नुकसान दे सकता है प्लांट की जड़ों को। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन की बात करें, अगर आप गांव से हो तो आप गाय के गोबर की खाद ला सकते हो, लेकिन अगर आप शहर में हो, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वर्मी कंपोस्ट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब ये किस किस रेशियो में डालनी है। 50% आपको सोयल लेनी है, 25% अगर आपको रेत मिल जाए या फिर कोकोपीट मिल जाए, 25% आपको ये ले लेना है और बाकी का 25% आपको कंपोस्ट ले लेना है, जो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मैंने बताई है। तो इस रेशियो में इसको अच्छे से मिक्स करके अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें थोड़ा सा चुटकी भर साफ फंजीसाइड आता है, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर नीम खली यूज़ कर सकते हो थोड़ी सी। ठीक है, ये थोड़ा एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो आपके प्लांट को जो है डिसीज़ से रेजिस्टेंट ये कराती है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आगे मैं बताऊंगा कब कब आप अलग से डाल सकते हो ये चीज़ें अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए।
तो इन तीनों चीज़ों को आपको मिक्स करके एक हेल्दी सा पॉटिंग मिक्स बना लेना है और इसमें अपने क्रोटॉन प्लांट को लगा लेना है। बड़े आसानी से आपका प्लांट इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा और कोई कमी नहीं होने वाली किसी चीज़ की, और आपको ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे आपको अलग-अलग चीज़ें बताएँगे, बड़े-बड़े पॉटिंग मिक्स, फैंसी पॉटिंग मिक्स बताएँगे, उनकी आपके प्लांट्स को कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सालों से सिर्फ इसी पॉटिंग मिक्स में अपने प्लांट्स को लगा रहा हूँ और आपको पता है मेरे प्लांट्स की क्या कंडीशन है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने रेत या फिर कोकोपीट जैसी चीज़ों का के बारे में क्यों बोला है? खाली मिट्टी में भी तो लगा सकते थे ना। तो अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हो तो मिट्टी को क्या होता है, जैसे गर्मियाँ होती है और थोड़ा पानी सूखने लगता है तो डायरेक्ट मिट्टी जो होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है। इससे आपको अच्छे से वाटर भी नहीं जा पाता, ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती जड़ों में, तो जड़ों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से अगर आप रेत इसमें मिला लोगे तो थोड़ी मिट्टी आपकी पोरस हो जाएगी, यानी कि इसकी ड्रेनिंग जो कैपेसिटी है पानी को अच्छे से छान के नीचे निकाल देने की, वो बढ़ जाती है। पानी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। अगर पानी रुकता है तो आपके प्लांट को की जड़ें जो है वो गलने का शिकार हो सकती है, बेकार हो सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करता है। अगर रेत नहीं है तो आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट से भी मिट्टी में जो है पोरस मिट्टी बनती है और हल्का सा फ़ायदा इसका ये भी हो जाता है कि सर्दियों में जो है ये मॉइस्चर थोड़ा अटेन करके रखता है, जिससे जड़ों को ठंडक मिलती है और आपका प्लांट आपको लव यू कहता है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं पॉट के साइज़ की। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अपने प्लांट्स को किस तरह के साइज़ में लगाए, कौन से पॉट में लगाए, क्या करें क्या नहीं करें, तो इन सभी चीज़ों को भी आप कवर कर लेते हैं। सबसे पहले पॉट लेना कौन सा है, तो पॉट आपकी जो मर्जी हो आप वो पॉट ले सकते हो, चाहे वो सेरेमिक का हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो। लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने गार्डन के सभी प्लांट ज़्यादातर प्लास्टिक के या फिर फाइबर के पॉट्स में लगा रखे हैं और इसमें आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर बात करें सबसे बेटर कौन सा होता है तो वो सभी बताते हैं कि मिट्टी का होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ईज़िली अवेलेबल मिट्टी का नहीं हो पाता या दूसरा भी हो पाता है तो आपके प्लांट की ग्रोथ को कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो गमला पसंद है आप उसमें अपने प्लांट को लगा लीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं क्या साइज़ होने वाला है। तो क्रोटॉन का जो है साल दर साल क्रोटॉन अपना साइज़ बढ़ाता रहता है। ऐसा नहीं है कि छोटा प्लांट रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा बुशी प्लांट हो जाएगा, एक मीडियम रेंज का प्लांट बन जाता है ये। तो साइज़ से आपको जिस साइज़ से स्टार्ट करनी है, आप कुछ लोग 8 इंची का साइज़ लेके चलते हैं, 10 का या फिर 12 का। तो अगर मैं आइडियल साइज़ की बात करूँ जिसमें आप शुरू में लाके अपने प्लांट को लगा सकते हो, वो है 10 इंची का साइज़। 10 इंची का साइज़ के पॉट में आप अपने प्लांट को लगाइए। कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए, 1 डेढ़ 2 साल के लिए उस प्लांट को उसमें लगे रहने दीजिए। आपका प्लांट अच्छे से उसमें मैच्योर होगा, बड़ा होगा। अब उसके बाद अगर आपके प्लांट की जड़ें उसमें स्टक हो जाती है, यानी आपका प्लांट अब इतना बड़ा हो गया है कि उसमें 10 इंची का जो साइज़ है वो उसके लिए इनफ नहीं है, तो वो आपका प्लांट, आपका पॉट खुद बता देगा, नीचे से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि आपका प्लांट कह रहा है कि अब थोड़ा बड़ा साइज़ ले आओ, तो आप 12 इंची का या फिर 14 इंची के गमले में लगा सकते हो। लेकिन आपको शुरुआत यहीं से करनी है, 10 इंची के साइज़ से। ये सबसे बेस्ट होने वाला है। ज़्यादा बड़े गमले में आप शुरू में लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं होता आपके प्लांट के लिए। प्लांट को एडजस्ट होने में बहुत समय लग जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोस्ट। कौन सा खाद अपने प्लांट को दे, ऑर्गेनिक दे और या फिर केमिकल वाला दे, ये लिक्विड वाला दे, क्रिस्टल वाला दे, या किस तरह का खाद दे अपने प्लांट को, अपने क्रोटॉन प्लांट को, जिससे आपका प्लांट अच्छा रहे। तो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट देना है, ऑर्गेनिक में भी वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट आपको महीने में 1 या 1.5 महीने के अंदर एक बार अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट दे देना है। पूरी गर्मियों में आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है। वही बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में आप कोई भी खाद मत दे, वही सबसे बेहतर होगा। पूरी सर्दियों में आपको अपने क्रोटॉन को कोई खाद नहीं डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले आपके प्लांट को। बस अपने प्लांट को आपको सर्दी से बचा के रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाद ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी से आपको खाद देना शुरू कर देना है। पूरी ग्रोइंग सीजन होती है पूरी गर्मियों की, उसमें आपको 1 डेढ़ महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट डाल दोगे, एक से 1.5 मुट्ठी, वो काफ़ी होगा उसके लिए। उसके अलावा और कोई खाद नहीं डालना। एक्स्ट्रा खाद की जो मैं बात करता हूँ, अगर फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग से केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और डाल सकते भी हैं, लेकिन जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनका लीव्स से ही आपको खूबसूरती दिखानी है, तो लीव्स वाले जितने प्लांट होते हैं उसके लिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो बेस्ट होता है। एडिशनली आप सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, वो बेस्ट होता है आपके प्लांट के लिए। इससे अलावा और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे डीएपी, एनपीके, यूरिया, इन चक्रों में मत पड़ना, आप अपने प्लांट का नुकसान कर लोगे।
वर्मी कंपोस्ट या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये आपको अपने प्लांट में डालना है। आपके प्लांट का कलर अच्छा रहेगा, आपकी पत्तियां जो है वो अच्छी ग्रीनरी दिखाएगी, अच्छे कलर्स दिखाएगी, और मेंटेन भी आपका प्लांट इन्हीं से बहुत अच्छे से होने वाला है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है लीव्स का गिरना। इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले तो होता है ट्रांसपोर्ट या फिर शिफ्टिंग शॉक। शिफ्टिंग शॉक क्या होता है, आपने कुछ दिन के लिए यहाँ पे प्लांट रख लिया, कुछ दिन के लिए वहाँ पे, कोई फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे रख लिया। तो ये जो चीज़ें होती है ये प्लांट को शॉक में लाती है। इससे क्या होता है, प्लांट को जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो लीव्स पे ही पड़ता है कि लीव्स आपकी गिरने लगती है। और दूसरा जो क्रूशियल पॉइंट है वो है ओवर वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग डायरेक्टली रिलेट होती है कि आपके क्रोटन की पत्तियाँ आपके क्रोटन पे रहेगी या फिर नहीं। ज़्यादा पानी डालोगे तो आपके प्लांट की जो लीव्स है वो गिरनी शुरू हो जाएगी, झड़नी शुरू हो जाएगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है आपके प्लांट की लीव्स के झड़ने का। तो आपको वाटरिंग कैसे करनी है मैंने वीडियो के शुरुआत में बता रखा है, आप दोबारा से जाके वीडियो को देख सकते हो। उन्हीं चीज़ को आपको फॉलो करना है, आपकी पत्तियाँ नहीं गिरेगी। दूसरा दूसरा होता है कलर का फेड होना। ये प्रॉब्लम आपको जब देखने को मिलती है जब आपके प्लांट को इनफ लाइटिंग नहीं मिल पाए। मैंने आपको पहले बताया है आपको इंडोर में इसको नहीं रखना है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा आउटडोर का प्लांट है, एक टिपिकल आउटडोर नहीं, आउटडोर की इसको लाइट चाहिए। इंडोर में तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, रूम में नहीं रखना है, कम रोशनी में नहीं रखना है। कम रोशनी में रखोगे तो कलर फेड होंगे ही होंगे। आपको ऐसी लाइटिंग में रखना है जहाँ पे 3-4 घंटे की इसको बाहर की लाइट मिल जाए, वो इनफ होगा इसके लिए कलर मेंटेन रखने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, इसमें स्पाइडर माइट्स हो जाते हैं या फिर मिली बग्स का खतरा होता है। ये सब कॉमन जो चीज़ें हैं वो आपके क्रोटॉन में देखने को मिलती है। तो फंगस से बचने का एक तो मैं सबसे बड़ा तरीका आपको बता देता हूँ। एक तो ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी। ज़्यादा आप वाटरिंग करते हो तो उससे भी फंगस का खतरा बढ़ता है। ज़्यादातर ये बहुत सारी चीज़ों का जो क्रोटॉन की बहुत सारी समस्याएं हैं ना, उसकी जड़ अकेला आपका ओवर वाटरिंग ही है। तो इसको अवॉइड कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी आपके क्रोटॉन की लाइफ से। ठीक है। दूसरा, फंगस क्या होता है, फंगस नीचे से आपके ऊपर प्लांट की तरफ जाती है। और वो जाती कैसे है, जैसे नीचे से आपका प्लांट घना है, मिट्टी से लगा हुआ है, तो इस वजह से भी आपके प्लांट में फंगस जो है वो पूरे प्लांट में फैल जाएगी। तो आपको करना क्या है कि नीचे की जो लीव्स है जो नीचे मिट्टी को टच कर रही है, उन लीव्स को हटा देना है। आपके प्लांट का ऊपर का कोई भी हिस्सा मिट्टी से नीचे टच नहीं होना चाहिए, स्टेम को छोड़ के। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। दूसरा, कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी है कि आपका प्लांट जो है वो इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचा रहे। तो आपको 1 या 1.5 महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर लेना है। नीम ऑयल की बोतल आती है, ऑनलाइन मंगा ले या ऑफलाइन मंगा ले, आप उसमें स्प्रे कर सकते हो। 5 ml आप 1 लीटर पानी में डाल देना, या फिर बोतल पे लिखा ही होता है, आपको ऐसा फिक्स कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बोतल में जैसे लिखा है आपको ऐसे ही जोगे तो पानी में मिला के स्प्रे कर देना है 1-1.5 महीने में एक बार। या दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है, एक फंजीसाइड पाउडर आता है जिसको बोलते हैं साफ फंजीसाइड पाउडर। बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो आप आसपास लोकल पेस्टिसाइड शॉप से भी ला सकते हो या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। आपको उसको 1.5 या 2 महीने में एक बार अपने वो 1 ग्राम अपने 1 लीटर पानी में मिला के अपने सभी लीव्स में, अपने जितने भी आपके प्लांट्स हैं, क्रोटोनी नहीं, आपके इससे अलावा भी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आप डाल सकते हो। फंगल से आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से रेजिस्टेंट हो जाएगा, इन तरह की बीमारियों से आपका प्लांट बच जाएगा। लेकिन तब क्या हो, अगर पहले से आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रखी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर जिस पोर्शन को ज़्यादा बेकार कर रखा है इस फंगल ग्रोथ ने, तो कोशिश करें कि उस पार्ट को ही आप हटा दें। अगर पूरे प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि जो साफ फंजीसाइड मैंने पाउडर बताया है उसको थोड़ा फ्रिक्वेंटली डालें, यानी कि 10 या 15 दिन में एक बार डालें। अच्छे से स्प्रे करें, बहुत एक हैवी आपको स्प्रे करना है जो अच्छे से बिल्कुल प्लांट को धो दे। तो 15 दिन में एक बार 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 आपको इसको साइकिल को चलाना है। और जब आपको लगे कि फंगल ग्रोथ अब जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, उसके बाद फिर वही 1.5 या 2 महीने का साइकिल आपको अपना लेना है अपने सभी प्लांट्स में। तो ये छोटा सा काम आपको कर लेना है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है प्रूनिंग या कटिंग। मैं सभी से बोलता हूँ कि प्रूनिंग और कटिंग करना अपने प्लांट को सीख लीजिए। जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे उतना बेहतर बुशी, डेंस, कलरफुल और नई लीव्स वाला, नई ब्रांचेस वाला प्लांट आप अपने प्लांट को बना पाएंगे और अच्छे से ग्रोथ अपने प्लांट की कर पाएंगे। प्रूनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके प्लांट को घना करने में। आपको करना कैसे है, ये एक तो सबसे पहले जो आपके क्रोटन प्लांट है उसकी जितनी भी डेड लीव्स होती है उसको आप हटा लें, ये काम आपको करना है। दूसरा, अगर कोई लंबी लंबी शाखाएं है जो आपके प्लांट की शेप को मेंटेन होने से रोक रही है, उसको भी अच्छे से कट कर दे। तो 2 काम तो आपको रेगुलर बेस पे करने ही होते हैं। और तीसरा,
आपको अपने प्लांट को अगर घना करना है तो आपको अपने प्लांट को ऐसे अच्छे से पकड़ना है और ऊपर से जो है अच्छे से जो है ट्रिम कर देना है 1-2 इंचेस आपके प्लांट को। इससे क्या होगा, आपने एक ब्रांच ऊपर से काटी तो उससे 3 या 4 ब्रांचेस और निकल के आएगी। तो ऐसे-ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका पूरा प्लांट ऊपर से गोल-मटोल हो जाएगा, घना हो जाएगा। ये काम आपको हमेशा ग्रोइंग फेज़ में करना है, या तो स्प्रिंग सीज़न में जो फरवरी-मार्च का मौसम है, या फिर आपको मॉनसून में जो जुलाई-अगस्त का मौसम होता है उसमें। ये 2 सीज़न सबसे बेस्ट होते हैं आपके प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए, चाहे क्रोटॉन हो चाहे अदर कोई भी प्लांट हो। कब नहीं करनी आपको, विंटर्स में प्रूनिंग या कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब अगला पॉइंट है प्रोपगेशन या मल्टीप्लिकेशन, कि आप अपने एक प्लांट से और ज़्यादा प्लांट्स कैसे बना सकते हो। यानी कि आप 1-2 प्लांट ले आए और तो आप चाहते हो कि मैं इसी से और सारे प्लांट्स बनाता रहूं और मुझे लाने ना पड़े, तो ये टेक्निक भी आपको सीखनी चाहिए। तो आप क्रोटॉन को सिंपल एक मैच्योर स्टेम आपको क्रोटॉन का लेनी है, उसको आपको 45 डिग्री का एक कट लगा के वहाँ से हटा देना है, ठीक है। आपको नीचे के अगर कुछ पत्ते हैं तो उनको हटा देने हैं, ऊपर का 1-2 पत्ता आपको छोड़ देना है, नीचे के पत्ते आपको हटा देने हैं, ताकि आपके प्लांट की पूरी एनर्जी जो है जड़ों को बनाने में लगानी है, ठीक है। अब किस पोटिंग मिक्स में आपको लगाना है, तो अगर आपके पास 50% कोकोपीट है और 50% वर्मी कंपोस्ट है, दोनों को मिक्स करके एक पोटिंग मिक्स बना के उसमें आपको लगा देना है और छाँव में अपने प्लांट को रख देना है। और उसको आपको 20 से 30 दिन यानी 1 महीने तक आपके प्लांट को नहीं छेड़ना है कि उसमें रूट आई है या नहीं आई है। आपको सामने लीव्स दिखती रहेगी, लीव्स अगर ग्रीन है ऊपर की 1-2 जो मैंने बताया था आपको रखनी है, तो यानी कि आपका प्लांट अच्छे से अभी मरा नहीं है, ठीक है। तो आपको बार-बार ऐसे उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने तक छोड़ दें, 1 महीने में आपकी लीव्स आपका जो स्टेम है वो जड़ बना देगा और फिर उसके बाद आप उसको शिफ्ट कर सकते हो और आपका नया प्लांट तैयार है। ये तो सबसे अच्छा पॉटिंग मिक्स था जो मैंने आपको बताया है, कोकोपीट का और कंपोस्ट का है। इसके अलावा भी आप जो है रिवर सैंड में लगा सकते हो, डायरेक्ट रेत में लगा सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, लेकिन बेहतर यही वाला है जो मैंने बताया है, कोकोपीट का और कंपोस्ट का। तो ये थे बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स जिनको ध्यान रख के आप अपने क्रोटॉन प्लांट को हमेशा हेल्दी रख सकते हो, हमेशा ग्रोइंग रख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एक कंप्लीट केयर थी ये क्रोटॉन की आपके लिए। अब एक बोनस अब कुछ बोनस अब कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दे देता हूँ क्रोटॉन प्लांट को लेके। पहला ये है कि एसी की जो ठंड है उससे आपको बचा के रखना है, वहाँ पे मत रखना जहाँ पे एसी की अच्छी खासी ठंड हो, तो वहाँ पे अगर आप उसको रखोगे तो लीव्स फॉल होगी, तो एसी से आपको बचा के ज़रूर रखना है। दूसरा, बार-बार शिफ्ट नहीं करना इधर से उधर, जो मैंने बताया है आपको वीडियो में, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा है लीव्स की क्लीनिंग करते रहना है आपको, अच्छे से पानी से, कपड़े से साफ करके लीव्स हमेशा चमकदार बनाए रखनी है, उस पे धूल-मिट्टी परमानेंट नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट की जो फूड बनाने की क्षमता है वो कम हो जाती है और आपका प्लांट जो है वो अच्छा नहीं दिखता, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो लीव्स आपके प्लांट की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, आपका क्रोटॉन प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने क्रोटॉन प्लांट को हमेशा हेल्दी रख सकते हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपके क्रोटॉन प्लांट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पत्तियाँ गिरा रहा है या फिर कलर फेड हो रहा है। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी कंप्लीट केयर पे चाहिए, अरेका पाम, पीस लिली या और आपका जो भी फेवरेट प्लांट है उसके बारे में बताना, हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी प्लांट लवर दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा तो बस यही मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।